दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप सभी देख रहे हैं इस समय वनडे एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको सभी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है ऑफलाइन वीडियोस और लाइव क्लासेज के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा दिसंबर का। दिसंबर में जो आपकी परीक्षा हुई थी सीटेट 2019, उसका ये सॉल्व पेपर रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि किन किन पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस को आते हैं और आपको कैसे गलत ऑप्शन को हटाना है। सही ऑप्शन तो चूज आप कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप गलत ऑप्शंस हटाने की प्रक्रिया, हटाने की ट्रिक अपने अंदर नहीं लाते हैं, तब तक आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय अधिक लगता है। तो इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको हम बताते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है यहाँ पे, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है? यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो देखिए, यहीं से हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं। पहली बात तो, अगर प्रश्न सकारात्मक है, यहां पे विशेषता है पूछा जा रहा है, ये नहीं आपसे पूछ रहा है कि क्या विशेषता नहीं है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न क्या है, सकारात्मक है। सकारात्मक प्रश्न है। और जब प्रश्न सकारात्मक हो, अगर वहां पे ऑप्शन में केवल लिखा हो, केवल, तो वो उसका कभी भी सही उत्तर नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है। याद करना लिखा हो, उत्तर नहीं होगा। कंठस्थ करना लिखा हो, उत्तर नहीं होगा। दंडित करना लिखा हो, उत्तर नहीं होगा। तो यहां पे आप दो ऑप्शन तो आप पहले ही कट कर चुके हैं, केवल वाला और यंत्रवत याद करने वाला। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। मतलब यहां पे हम कम पढ़ने वाला बच्चा और ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा नहीं कहते, नहीं कि ये बच्चा पढ़ने में तेज है, ये बच्चा पढ़ने में कमजोर है। तो यहां पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं, जो कि हमें एक टीचर होने के नाते नहीं करना है। तो ये भी आपका गलत हो गया। आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे फाइनली? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। वैसे भी डायरेक्टली अगर आपने बाल केंद्रित शिक्षा का टॉपिक पढ़ा है, छात्र केंद्रित शिक्षा, या फिर कह लें हम चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, तो उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि बच्चों की रुचियों, आवश्यकताओं के अनुसार एक शिक्षक को पढ़ाना है, शिक्षण विधियों का प्रयोग भी उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th ऑप्शन सही होगा। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, हम आपको चारों ऑप्शन बताएंगे कि क्यों नहीं होगा इसका ही आंसर। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले अगर आपने ट्रिक वाली वीडियोस नहीं देखा है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में फ्लैश कर रहा होगा, उनको भी आप देखिए, जिससे आप समझ पाए कि गलत ऑप्शंस को कैसे अलग करना है। संस्कृत पेडागोजी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, हिंदी हो, सबकी ट्रिक वाली वीडियोस हमने बना रखी हैं, उनको पहले आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, संवेग एवं संज्ञान। हर बार इस पैटर्न पे भी एक क्वेश्चन आता है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, संबंधित नहीं है, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र। देखिए, पूर्णतया अगर ऑप्शन में लिखा है तो ये भी एक पहचान होती है गलत ऑप्शन को हटाने की। तो यहां पे पूर्णतया वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। संबंधित नहीं है, स्वतंत्र है। देखिए, संवेग और संज्ञान आप ऐसे रिलेट करिए कि मान लिया आप बहुत खुश हैं, थोड़ी देर के लिए आप बहुत खुश हैं, तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा जल्दी समझ में आएगा। अगर आप किसी भी रीजन से परेशान है, आंतरिक रूप से, पारिवारिक कला की वजह से, या फिर आर्थिक किसी भी रीजन से अगर आप परेशान हैं, ठीक है, आप संवेग जो है, आप परेशान हैं किसी भी वजह से, तो क्या होगा कि आपका पढ़ने में मन लगेगा, क्या आप चीजों को समझ पाएंगे, उतना अच्छे से नहीं, है ना। तो ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, या कह सकते हैं हम क्या है, सन्निहित हैं। संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, अगर हमें संवेगों पे नियंत्रण होता है, पॉजिटिव अगर वे में है, हम सिंपल है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पढ़ेंगे भी और मन भी हमारा लगेगा। तो ये एक दूसरे से सन्निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2018 में भी पूछा गया था, शायद पेपर 2 में, और इस बार ये पेपर 1 में पूछा गया। और ये जो है प्रीवियस ईयर आपके लिए रामबाण का काम करेगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन रिपीट होंगे, यही से क्वेश्चन इसी पैटर्न को दोहराए जाएंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के वीडियोस आ रहे हैं आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। और लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपके वीडियो के बीच में कहीं भी एडवर्टाइजमेंट आता है, अगर आप हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो 10-20 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट भी देख लिया करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि यूट्यूब जो है उसी का पेमेंट करता है। किसी भी लाइक का, किसी भी सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये पहली बार हमने आपसे कहा है ऐसा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है,
अब समझ सकते हैं बाकी सभी दिक्कतें हैं। अगर आप ऐड को देख लेंगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसका बेनिफिट हमें जरूर मिलेगा, तो आप इतना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ लिया होगा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पे यंत्रवत याद करने। देखिए यहाँ पे याद करने वाला ऑप्शन अपने आप में क्या है, निगेटिव, हमने आपको बार बार बताया, ठीक है। प्रबलन पर केंद्रित नहीं होता, अनुबंधन द्वारा अर्जित नहीं है। अधिगम जो है वो क्या है, प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर संबंधित है, केंद्रित है। तो यहां पे आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर 2। चौथा प्रश्न आपके सामने, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब देखिए कैसे आप गलत ऑप्शन को फटाफट से हटाएंगे। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बार बार याद करने के द्वारा, अब फिर से देखिए यहां पे याद करने की बात कही जा रही है, तो क्या ये सही होगा, इसका आंसर नहीं होगा, काट दीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहां पे अनदेखा करने की बात कही जा रही, तो आप एक टीचर होने के नाते क्या आप बच्चों को अनदेखा करेंगे, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पहले तो हम गलत ऑप्शन को हटाते हैं। यहां पे कहा जा रहा है हम दंडित करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास बचा क्या है, आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन भी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, समझा भी नहीं, लेकिन अगर हमने जान लिया कि नेगेटिव पॉजिटिव, दंडित करना नहीं होगा, अनदेखा करना नहीं होगा, याद करना नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ भी हो, एक ट्रिक की बात बता रहे हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं है, आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन जरूर, लेकिन एक ट्रिक देखिए आपकी कितनी जल्दी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो आपका आंसर क्या मिल गया, शिक्षिका को क्या करना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। पेपर जो आपका आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप लगातार भागीदारी के लिए गतिविधियों में आप चाहते हैं कि बच्चे जो भी एक्टिविटी कराएं, जैसे आप गेम के लिए बच्चों को खिलाने के लिए ले जाते हैं या कहीं आप पिकनिक पे ले जाते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, भागीदारिता रहे उनकी, और जो नहीं करते हैं आप वहां पे उनको दंड देते हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्या दंड देने से बच्चे प्रोत्साहित होंगे, आपका उत्तर होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप उनको लालच दे रहे हैं, जो बच्चा जा रहा है उसको आप पुरस्कार दे रहे हैं, जो नहीं जा रहा है उसको आप दंड दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो बच्चे की खुद की जो इच्छा होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, अर्थात जिज्ञासा कम हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से बच्चों का इंटरेस्ट एक्टिविटी में कम हो जाएगा। बच्चे अगर अपने मन से जाते हैं तो वहां पे सक्रिय अधिगम होगा, लेकिन अगर आप जबरदस्ती पुरस्कार दंड देकर के ले जाते हैं तो फिर क्या होगी, धीरे धीरे जिज्ञासा कम हो जाएगी। तो बाकी के ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है बाहरी प्रेरणा कम होती है, आंतरिक, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया हमें ऑप्शन मिल गया, तो यही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को आपको देखना है यहाँ पे, तो पहले आप गलत ऑप्शन को हटाइए। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है, अधिगम आवृत्ति संबंधों के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया। स्मरण मतलब क्या होता है, याद करना। क्वेश्चन क्या है, कौन सा विकल्प सही है। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि कौन सा विकल्प सही नहीं है या कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रश्न क्या हो जाता, नकारात्मक। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, प्रश्न क्या है, सकारात्मक है, और यहाँ पे याद करने की बात कही जा रही, तो ये इसका ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए थर्ड ऑप्शन हमने काट दिया, और फोर्थ में तो खुद ही लिखा गया कि याद करने के लिए, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन है, और कहा जा रहा है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में। तो अधिगम कैसे होता है, यहां पे एक शब्द लगा है सक्रिय और विनियोजन। पियाजे ने भी इस बात को कहा था कि बच्चे जो है सक्रिय, अगर एक्टिव लर्निंग रहेंगे तो उनका जो अधिगम होगा वो स्थायी होगा, और ये भी कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, सक्रिय अधिगम करता होते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आपको मिल रहा है सक्रिय, आंसर यही होगा इसका, ठीक है, पहला ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है, ये किसका मानना है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के अभिप्राय क्या है। इसको अगर हम इंग्लिश में दिखाएं तो प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। मतलब अब आप सोच रहे होंगे ये गैर उदाहरण क्या है, तो इससे भी क्वेश्चन 2018 में भी आया, फिर 2019 में आया। गैर उदाहरण का मतलब होता है हिंट देना,
जैसे आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे को हिंट दे देते हैं, आप मदद भी नहीं करते हैं, हिंट दे देते हैं बिना बोले ही, कई बार ऐसा होता है। तो अगर आप बच्चों को हिंट दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ पढ़ाते समय, स्पष्ट करते समय, तो इससे क्या परिणाम होगा? यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करेगा। तो अभाव कैसे भाई पैदा होगा? आप तो बेहतर करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हिंट भी दे रहे हैं, तो अभाव तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। दूसरा कहा जा रहा है ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या करता है ध्यान केंद्रित? उदाहरण बताइए आप। तीसरा देखते हैं, ये कुछ ऑप्शन लग रहा है लेकिन हो सकता है इससे बेहतर जो हो। कहा जा रहा है अवधारणात्मक, यहां पे ये कहा जा रहा था कि अवधारणात्मक समझ के बजाय ये सिर्फ कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उदाहरण दे रहे हैं तो अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्ट उनका अच्छा नहीं होगा, सिर्फ प्रक्रियात्मक ज्ञान पे ध्यान जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित, हमने आपको क्या बताया था कीवर्ड में कि प्रोत्साहित करना अपने आप में सकारात्मक है और यही से इसकी पहचान होती है। इसका आंसर सही हो जाएगा। यही कहा जा रहा है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनको आप एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, हिंट के माध्यम से और अच्छे से बेहतर तरीके से व्याख्या करें। देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है तभी इसको हमने टाइप नहीं कराया, हमने सोचा इसको आपको ऐसे ही पढ़ा देते हैं। तो हो सकता है कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे ना दिख रहे हो, लेकिन आपके अंदर समझ विकसित होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बताइएगा, इस वीडियो को हम दोबारा रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे टाइप करा करके। अभी थोड़ा सा टाइपिंग का वर्क उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, टीम जो है सभी लोग नहीं है साथ में, सभी लोग अपने अपने घर से काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर आई बटन में चेक करिएगा, प्रीवियस वीडियोस की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो चेक कर सकते हैं आप। कहा जा रहा है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला ऑप्शन, गलत उत्तरों को अस्वीकार एवं दंडित करके। क्या दंड देने से बच्चा प्रोत्साहित हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो गया। दूसरा कहा जा रहा है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। अभी अभी हमने आपको क्या बताया, जहां पे आपको प्रोत्साहित मिल जाए 99% चांसेस होते हैं कि प्रश्न का उत्तर वही मिल जाएगा आपको। लेकिन आगे के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, केवल। हमने आपको बताया था अगर केवल लिखा होगा तो उसका उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न सकारात्मक है। यहां पे पुरस्कार देने की बात कही जा रही, जो कि एक लालच का भाव पैदा होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन क्या होगा कि हम बच्चों को क्या करें, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ये सबसे बेहतर तरीका होगा समस्या समाधान करने के लिए। तो इसका आंसर मिला आपको दूसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड। क्या दंड से अधिगम को बढ़ावा मिलेगा? आप कहेंगे नहीं। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण बिल्कुल सही है। अगर पर्यावरण अच्छा मिले जिसमें बच्चों को सहयोग मिले टीचर का, बिल्कुल बेहतर होगा, अधिगम को बढ़ावा होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन बिल्कुल सही बात है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन से भी बेहतर होगा अधिगम की जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, विकास होगा। तो यहां पे आंसर आपका क्या मिल रहा है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है सतत एवं, सही है। चौथा कह रहा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो तुलना करने से क्या होगा बताइए? तुलना करने से क्या होगा? बच्चे में हीन भावना पैदा होगी। तो तुलना जरूरी नहीं है कि हम एक बच्चे से दूसरे की कंपेयर करें या प्रीवियस ईयर को हम कंपेयर करें, तो ये ज्यादा सही नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत हैं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए। तो आंसर मिला आपको दूसरा और तीसरा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये है आपका फोर्थ ऑप्शन में। कूट वाले प्रश्न अब ज्यादा आने लगे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर मजबूत होगा तभी आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, जितने लोग लाइव देख रहे हैं एक बार शेयर कर दें, संख्या थोड़ी सी बढ़ेगी तो हमें और अच्छा लगेगा ऐसी क्लासेस देने में। एक ही क्लास अभी हो पा रही, जैसे जैसे आपका पेपर करीब आएगा क्लासेस की संख्या बढ़ जाएगी। तो परेशान ना होइए, तैयारी आपकी अच्छी होगी। यहाँ पे हर सब्जेक्ट की पेडागोजी हम आपको करा रहे हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा। हमने आपको क्या बताया था, चर्चा करने का अगर बच्चों को अवसर मिलता है वो सबसे प्रभावशाली ऑप्शन होगा। और यहाँ पे तो चर्चा के साथ साथ अवसर भी लिखा है, तो अर्थात इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर 2। ऐसे जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे निगेटिव कीवर्ड और पॉजिटिव कीवर्ड, यानी निगेटिव और पॉजिटिव जो शब्द हैं उनको अगर आप सीख जाएंगे तो आपको फटाफट से जो है आंसर निकालने में
बहुत कम समय लगेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है जटिल अवधारणाओं की समझ को समझाना है बच्चों को, तो सबसे वैसे आप कह सकते थे कि प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करना, यहाँ पे भी अवसर की बात है लेकिन ये उतना प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पे अन्वेषण भी लगा है एक शब्द, अन्वेषण मतलब खोज करके सीख, तो खोज करके जब बच्चे सीखेंगे वो बेहतर होगा क्योंकि उसमें बच्चे एक्टिव रहेंगे, और खोज करके सीखना और परिचर्चा के लिए अवसर, तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 2। व्याख्या देने से उतना अच्छा बेहतर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन उतना प्रभावशाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? बहुत बार आया है और हर बार आता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखते ही पहचान गए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, कभी कभी लिख देता है जटिल अन्योन क्रिया, कभी कभी पहले ऑप्शन में दे देता है आनुवांशिकता, दूसरे में देता है पर्यावरण, तीसरे में देता है उपरोक्त दोनों। तो ये हर बार आता है क्वेश्चन, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया जो है उसी का ये परिणाम है वैयक्तिक विभिन्नता। मतलब ये हमने आपको बार बार बताया है कि अगर जुड़वा भी बच्चे होंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका विकास एक ही गति से हो, ठीक है, एक ही जैसे हो दोनों, कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, ठीक है, उनकी रुचियों में, उनकी शरीर की बनावट में और अन्य चीजों में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमने आपको कल की भी क्लास में बताया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और ये पूरा पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे पूरे 150 क्वेश्चन का। इसमें बाल विकास, मैथ, हिंदी, संस्कृत और ईवीएस पूरा आपको सॉल्व कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस, रेगुलर क्लासेज के नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे कहा जा रहा है द्वितीयक, कल एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था जिसमें आपसे प्राथमिक पूछा जा रहा था, तो हमने आपको यह भी बताया था कि प्राथमिक होगा तब क्या होगा, द्वितीयक होगा तो क्या होगा। प्राथमिक में आपका आ जाता है परिवार, द्वितीयक में आपका आ जाता है विद्यालय और आस पड़ोस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया, क्योंकि और किसी ऑप्शन में विद्यालय है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा पहला। थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन को, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र घटित होता है? तो सबसे ज्यादा शारीरिक वृद्धि और विकास किस अवस्था में होता है? मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। तो सबसे ज्यादा जो है कब होता है ये आपको बताना है 13वें प्रश्न के लिए। तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसको आप इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या कहेंगे हम, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। इसमें जो है इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। जिनको भी नोट्स के लिए चिंता हो रही है कि नोट्स मिल जाए हमें तो हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे, तो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इस पर मैसेज करके आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, ये क्वेश्चन सीटेट ने थोड़ा सा गलत दिया था, मतलब गलत नहीं है लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका गलत है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। यहाँ पे खैर बताते हैं आपको कि सीटेट ने माना क्या इसका आंसर, इस पे चैलेंज भी कुछ लोगों ने किया था। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहले आप ये देखिए कौन से विकास के सिद्धांत हैं। तो अभी भी आपने क्या पढ़ा कि विकास जो है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं क्योंकि आपको निगेटिव वाला निकालना है। विकास जीवन पर्यंत होता है, आप सभी जानते हैं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको निगेटिव वाला निकालना है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकास सार्वभौमिक है, यहां तक तो बात सही थी, क्योंकि आप यहां का भारत का बच्चा हो या फिर आप जाएं चीन में या किसी अन्य देश में वहां का बच्चा हो, तो विकास सार्वभौमिक है, सभी जगह एक जैसे ही होता है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो यहां तक तो बात सही थी, लेकिन यहां पे क्या कहा गया, सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते, जबकि जो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं। तो यही जो है इसका आंसर होगा सही, जबकि इसका आंसर कुछ लोगों का, कुछ बड़े बड़े मतलब जो विशेष स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं साइकोलॉजी के, उनका ये कहना था कि विकास परिवर्त होता है, ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहां तक बात सही थी, फिर यहां पे घुमा दिया गया, तो इसका आंसर अभी के लिए यही होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कक्षा में ये भी फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, कल भी आपने पढ़ा होगा इस पैटर्न पे क्वेश्चन कि एक टीचर जो है कहता है कि लड़कों की तरह, क्या तुम भी लड़कों की तरह बिहेव कर रहे हो, है ना। तो उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ऐसा होता होगा क्लास में, अभी भी होता है। तो ये किसका उदाहरण है? यहाँ पे क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, लड़कियों पे अधिक ध्यान दिया जा रहा है,
तो क्या है, जेंडर संबद्धता है, जेंडर समरूपता है, पक्षपात है। तो अभी हमने क्या बताया, भेदभाव हो रहा है अर्थात पक्षपात हो रहा है। आंसर क्या मिलेगा, थर्ड ऑप्शन जेंडर पक्षपात। इसको आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, जेंडर बायस कहा जाता है और हर बार क्वेश्चन आता है। इस बार 2 आ गए क्वेश्चन। कहा जा रहा है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है। तो सबसे बेहतर क्या होगा, जेंडर पृथक खेल समूह बनाए। तो यहाँ पे अलग अलग आप खेल समूह बना रहे हैं, तो ये क्या प्रभावशाली होगा, ये तो नहीं होगा। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, यहाँ पे भी पृथक की बात कही जा रही, ये भी नहीं होगा। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे मुद्दे पे हमें परिचर्चा बात करनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ऐसा नहीं, प्रत्येक जो है विशिष्ट होता है बच्चा, और यहाँ पे हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये लेडीज समावेशी शिक्षा में भी हम यही पढ़ते हैं कि क्लास में भी हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा, सिर्फ सक्रिय देख करके और पियाजे की तरफ अगर आप सोच रहे हैं तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा क्या जा रहा है, सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं। अब बात आ गई यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के संबंध में सबसे अग्रणी आते हैं यहाँ पे कौन आते हैं, वाइगोत्स्की महोदय। तो यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा आपको, लेव वाइगोत्स्की ने महत्व दिया था सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पे। अगर सिर्फ कहता है कि सक्रिय बच्चे सक्रिय जिज्ञासु होते हैं तब आंसर आता जीन पियाजे, लेकिन यहाँ पे बात आ गई समाज की, तो आंसर क्या आ गया, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा गया था और फिर से पूछा गया, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको 3 से 4 बार लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया अरे ठीक है हो गया हमें आता है, नहीं, 2 से 3 बार आपको लगाना है। चाहे वीडियो से, अगर आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बात है, उससे आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। 18वां प्रश्न आपके सामने। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है ये सबसे अधिक संवेदनशील होती है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए, क्योंकि देखिए शुरुआत में बच्चा जब होता है, आपने देखा होगा पहले क्या है, पहले वो क्राइंग मतलब चिल्लाना शुरू करता है, रोने लगता है, कुछ भी होता है, फिर धीरे धीरे बबलाना, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ शब्दों को बोलने लगता है। तो सबसे संवेदनशील अवधि यही मानी जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं, उसी से एक प्रश्न हर बार आता है घुमा फिरा करके। कहा जा रहा है यहाँ पे, तो जब बात आ गई लॉरेंस कोहलबर्ग की और यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक दिया, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये पियाजे का कॉन्सेप्ट है ना। अब देखिए यहाँ पे कोहलबर्ग की बात है, तो कहा जा रहा है नैतिक विकास की एक अवस्था की कौन सी है, देख लीजिए एक ही अवस्था यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यहाँ पे आंसर मिलेगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तो ये इसका आंसर मिलेगा आपको 4th ऑप्शन। कोहलबर्ग की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। मूर्त संक्रियात्मक, फिर से एक क्वेश्चन पियाजे से, तो 0 से 2, 2 से 7 यानी संवेदी ये हो गया, ठीक है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। तो ये आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है। तो क्या बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरण करता है, पदार्थ स्थायित्व यानी वस्तु स्थायित्व, तो ये तो संवेदी गामक यानी 0 से 2 वर्ष में आ जाता है, वस्तु स्थायित्व या पदार्थ स्थायित्व, ये तो होगा नहीं इसका आंसर। प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता, ये किसके अंतर्गत आएगा। 3 में कहा जा रहा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तो निगमनात्मक तर्क यानी नियमों के आधार पे जो तर्क करता है बच्चा वो करता है 11 वर्ष से ऊपर, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, संरक्षण कक्षा समावेशन। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा संरक्षण और कक्षा समावेशन की योग्यता आ जाती है उसके अंदर, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4th। यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस अलग अलग जो उसकी अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की, उनको यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। तो पियाजे ने स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया था, स्कीमा क्या है वो आपके मन में ये विचार होगा, तो जो भी संरचनाएं आपके माइंड में चलती रहती हैं कि हमें पढ़ना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना, आपके माइंड में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्ड रहता है ना, कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हैं, जो माइंड में एक व्यवस्थित क्रम से जो आपके माइंड में चीजें स्टोर हैं,
माइंड में, वही स्कीमा कहलाती हैं। तो स्कीमा का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा। स्कीमा कहे, अनुकूलन कहे या फिर समायोजन कहे, आत्मसातकरण कहे, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं? तो जीन पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, जिग्सा पहेली। देखिए जिग्सा पहेली आपने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में भी है। यहां पे कहा जा रहा है जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। बच्चों के पास जो गेम होते हैं, कई बार जब वो खो जाते हैं तो वो अपने आप से ही बातें करने लगते हैं, ऐसे उंगली रख करके, है ना, उंगली रख करके, अरे वो कहाँ गया, अभी तो यही था, कहाँ गया, मिल नहीं रहा गेम, नीला वाला नहीं मिल रहा। तो ये क्या है? पूछा किसके हिसाब से गया है? वाइगोत्स्की के। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। वाइगोत्स्की इस चीज को क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की का इस संबंध में दूसरा कॉन्सेप्ट था, पियाजे का इस संबंध में दूसरा कहना था। मतलब खुद से बातें करना, खुद से बातें करना। वाइगोत्स्की इस चीज को क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्राइवेट स्पीच, इंग्लिश में देखिए, यानी व्यक्तिगत वार्ता। और उसी चीज को पियाजे क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित वार्ता। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पे जब साफ साफ लिखा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार आपको आंसर करना है, तो आंसर आ जाएगा यहां पे व्यक्तिगत वार्ता, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। समझ में आ रहा है नहीं आपको? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसके बाद हम आपको इसका अगला पार्ट हिंदी और इसके बाद ईवीएस और सभी पार्ट हम आपको सॉल्व कराएंगे। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग। तो मॉडलिंग में कहां सहयोग होता है? प्रबलन, अनुबंधन नहीं। ये कॉन्सेप्ट है पाड़ ढांचा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो कभी कभी अगर आपको हिंदी में वर्ड समझ में ना आए तो एक बार इधर खिसका के, मतलब पेपर में ही आप देख लिया करिए। हो सकता है आपने वो चीज पढ़ रखी हो, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आप ना पढ़ा हो, हिंदी अनुवाद आपने ना पढ़ा हो, तो इसको हम पाड़ या ढांचा कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे जब आपने कभी साइकिल चलाई होगी तो आपको कुछ समय तक किसी ने हेल्प की होगी, फिर धीरे धीरे आप साइकिल चलाना सीख गए होंगे और जिसने हेल्प की होगी वो छोड़ दिया होगा आपकी हेल्प करना। तो कहा क्या जा रहा है? आवश्यकता पड़ने पर संकेत देना और सहयोग प्रदान करना। तो ये क्या है? पाड़ या ढांचा, इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट किसका है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? वाइगोत्स्की का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में इसकी चर्चा की है। कितने प्रश्न हो गए? 23। तो क्वेश्चन नंबर 24, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है? देखिए यहाँ पे मौलिकता की बात कही जा रही है। मौलिक मतलब क्या है? कुछ नया सोचना, क्रिएटिविटी से संबंधित होता है इसका, अर्थात आंसर आ जाएगा सृजनात्मक। आत्मकेंद्रित क्या है? जब खुद के बारे में बच्चा खुद से बात करे, है ना, तो ये तो नहीं होगा। अभिसारी भी नहीं होगा। अभिसारी का मतलब होता है एक ही सेंटर पे रुके रहना, है ना, जैसे किसी भी चीज का एक उत्तर हो फिक्स, तो वो होता है अभिसारी। लेकिन जब मौलिक मतलब कई विचार यहाँ पे, है ना, डिफरेंट टाइप के, आप मतलब कुछ ना कुछ नया करने की सोचें, नवाचार कह सकते हैं एक तरीके से, तो वो होता है आपका यहाँ पे सृजनात्मक विचारक, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? एकाधिक समाधान, एक से अधिक समाधान। इसका आपसे एक बार एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अपसारी चिंतन का संबंध किससे है? तो सृजनात्मकता से होता है अपसारी चिंतन। मतलब एक ही प्रश्न के कई सारे उत्तर, कई सारे समाधान। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप जो है भारत के बारे में कुछ बताइए, 5 पंक्तियों में भारत के बारे में कुछ बताइए। क्लास में अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो 10 बच्चों से अगर आप पूछेंगे, कोई जरूरी नहीं कि 10 बच्चे के उत्तर सेम हो, है ना, तो ये है अलग अलग उत्तर। लेकिन अगर आप क्लास में ये पूछते हैं कि बेटा बताओ ताजमहल कहाँ है, तो सभी बच्चे एक ही उत्तर देंगे, क्या कहेंगे? आगरा में है। तो जो एक उत्तर पे सेंटर हो उसको हम कहते हैं अभिसारी। यहां से आपको ये भी कंफर्म हो गया। जिसके कई सारे उत्तर हो उसको हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक, एक से अधिक समाधान या अपसारी कहते हैं। भाई वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ये वीडियो बहुत लोगों को आवश्यकता होगी प्रीवियस ईयर, तो एक बार शेयर कर दीजिए जो भी आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या एमपीटेट की। क्वेश्चन नंबर 25, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, या फिर संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। देखिए आकलन क्या होता है पहले ये समझिए। आकलन मतलब एक तरीके से जब आप कुछ पढ़ाते हैं उसके बाद आप उसका टेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं आप टेस्ट? परीक्षा क्यों कराई जाती है? क्या सिर्फ अंकों के आधार पर उनको नामांकित करने के लिए? हालांकि होता कुछ भी हो, लेकिन एनसीएफ या जो सिद्धांत कहते हैं आरटीई, ये अगर आपने पढ़े हैं तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा कि हम उसको सिर्फ फेल और पास के लिए हम परीक्षा कराते हैं, या
अंकों के आधार पर उनको हम नामांकित करने के लिए, या फिर हम श्रेणी यानी फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट डिवीजन पास है या सेकंड डिवीजन, इसके लिए हम नहीं कराते आकलन। आकलन इसलिए किया जाता है कि बच्चे की अधिगम का स्तर क्या है उसको पता चले, कहां पे दिक्कत आ रही है, अर्थात उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना ही इसका आंसर होगा। तो इस वीडियो को आप समझिए, इसका हम रिवीजन करा देंगे जिसमें हम क्वेश्चन टाइप करके चारों ऑप्शन एक ही बार स्क्रीन पे दिखेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसका वीडियो हम जल्दी आपको दोबारा एक बार सॉल्व करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही कथन है? पहला ऑप्शन, बुद्धि एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप एवं मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। देखिए बुद्धि क्या है, कल भी एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था, विशिष्ट योग्यताओं का एक समुच्चय है ना, समुच्चय है यानी समूह है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने आपको हिंट दे दी है। क्वेश्चन नंबर 26 एक निश्चित योग्यता नहीं है, जन्म के समय से निर्धारित नहीं होती है, ये क्या है, बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पठन वैफल्य, बहुत लोग नहीं समझ पाते पठन वैफल्य क्या है। इंग्लिश में देख लीजिए साफ साफ लिखा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, पठन संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी अक्षमता। तो यहाँ पे आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। भूलिएगा नहीं, आप सबको हमने पढ़ा है। अगर ये भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक वाला वीडियो बना रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित? समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न आते हैं हर बार। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, ना जाति के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, किसी भी आधार पे हम भेदभाव नहीं करेंगे। अगर विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे तो उनको भी हम क्लास में ही बैठा करके जो सामान्य बच्चे उनके साथ ही हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अधिकार आधारित नहीं, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, मतलब जो बच्चे अशक्त हैं उनको भी हम मुख्य धारा में शामिल करें। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा, अच्छा जो बच्चे वंचित समूह से हैं उनकी सहभागिता नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे? अपेक्षाओं को कम कर देंगे, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहेंगे, तो ये तो अपने आप में निगेटिव है ना, कि हम विद्यालय छोड़ने के लिए को कहेंगे। इस स्थिति को जैसी है भाई वैसी हम क्यों स्वीकार करेंगे? इसको हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे कि जो बच्चे सहभागिता, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। इसके लिए हम क्या करेंगे? अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करेंगे, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए हम नए तरीके ढूंढेंगे, उनको किसी भी तरीके से प्रोत्साहित करेंगे कि वो पार्टिसिपेट करें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यहाँ पे ऊपर आई बटन में एक बार और चेक करिएगा आप, ऊपर आई बटन में प्रीवियस सीटेड जुलाई के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, सभी वीडियोस आपको उसी के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पे अभी भी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आपने कर दिया है, बेल आइकन ऑन कर दिया है तो ठीक है, उस प्लेलिस्ट को भी एक बार चेक करें, काफी कुछ नॉलेज है वहां पे। ईवीएस भी हमने 4 वीडियोस में खत्म कर दी है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 आपने पढ़ लिया होगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। हतोत्साहित अपने आप में निगेटिव है, तैयार नहीं करना चाहिए ये भी निगेटिव है। कभी कभी का क्या मतलब है भाई? शैक्षिक योजनाओं को हमें क्या करना है? सक्रिय रूप से तैयार करना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।